कांग्रेस सांसद और उद्योगपति नवीन जिंदल की मुश्किलें बढ़ गई है। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य और सुरक्षा विभाग ने लगातार हो रहे हादसों पर जेएसपीएल समेत 4 कंपनियों को नोटिस जारी कर 4 दिन में जवाब मांगा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश आधी आबादी में और आपके साथ मैं हूं श्वेता एस त्रिपाठी। देश की आधी आबादी यानी कि महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों की बराबरी कर रही हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। लेकिन आज भी समाज का एक वर्ग ऐसा है जो इस आधी आबादी को कम आंकता है। उनके लिए आज भी महिलाएं कमजोरी है और शायद यही वजह है कि वो उन पर अपना जोर, अपनी ताकत आजमाते हैं। आधी आबादी के कुछ तबकों को आज भी मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, जिसे कानूनी भाषा में नाम दिया जाता है घरेलू हिंसा का। तो आज के हमारे इस शो में हम बात करेंगे घरेलू हिंसा से जुड़े कानूनी और सामाजिक पहलुओं की। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी ये खास पेशकश। तो मार पिटाई करना या फिर चोट पहुंचाना सिर्फ ये ही घरेलू हिंसा में नहीं आता है, बल्कि कानून के मुताबिक घरेलू हिंसा का दायरा काफी बड़ा है। लेकिन कानूनी जानकारों के अभाव के चलते कानूनी जानकारी जो लोगों के पास है वो उतनी नहीं है, उसका अभाव है, जिसके चलते ज्यादातर महिलाएं ये नहीं जानती कि वो जाने अनजाने घरेलू हिंसा का शिकार हो रही हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर घरेलू हिंसा की परिभाषा क्या है। घरेलू हिंसा यानी महिला के साथ मारपीट, मानसिक प्रताड़ना देना, ताना मारना, गाली गलौज करना, भावनात्मक ठेस पहुंचाना, खर्चा ना देना, पैसों के लिए तंग करना, जबरदस्ती करना आदि। आमतौर पर देखा जाता है कि महिलाओं को कभी न कभी किसी न किसी रूप में घरेलू हिंसा का शिकार बनना पड़ता है। बात चाहे गांव की हो या शहरों की, देश की आधी आबादी को आज भी समाज का एक तबका कमजोर ही समझता है। और शायद यही वजह है कि देश में घरेलू हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक सर्वे के मुताबिक देश में करीब 8% विवाहित महिलाएं यौन शोषण का शिकार होती हैं। करीब 31% महिलाएं शारीरिक हिंसा का शिकार होती हैं। करीब 10% गंभीर रूप से शारीरिक हिंसा का शिकार होती हैं। यानी बात बिगड़ने पर या तो उन्हें जला दिया जाता है या फिर किसी हथियार से उन पर हमला किया जाता है। और करीब 12% महिलाएं ऐसी हैं जो मानसिक प्रताड़ना का शिकार बनती हैं। अकेले उत्तर प्रदेश की तो यहाँ करीब 43% महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं। करीब 7% महिलाओं को पति प्रताड़ित करते हैं। करीब 7% यौन शोषण का शिकार होती हैं और करीब 14% महिलाएं गंभीर रूप से शारीरिक हिंसा का शिकार होती हैं। हालांकि घरेलू हिंसा के बढ़ते मामलों को देखते हुए और घरेलू हिंसा की शिकार हुई महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए 2005 में घरेलू हिंसा अधिनियम यानी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लाया गया और 26 अक्टूबर 2006 से इसे लागू भी किया जा चुका है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि घरेलू हिंसा के ज्यादातर मामलों में रिपोर्ट ही दर्ज नहीं कराई जाती। भारतीय समाज में पति के खिलाफ जाकर एक्शन लेना महिलाओं को रास नहीं आता, लेकिन अन्याय सहना कहीं से जायज नहीं है। नोकझोंक होना और हिंसा होने में फर्क है। ऐसे में घरेलू हिंसा को चुपचाप बर्दाश्त करना जायज नहीं है। कई मामलों में रिपोर्ट इसलिए भी दर्ज नहीं होती क्योंकि जानकारी का अभाव होता है। लिहाजा जागरूक होने की भी जरूरत है कि भारतीय कानून इस देश की नागरिक हर महिला को घरेलू हिंसा के खिलाफ संरक्षण देता है, लेकिन इसे सामाजिक सोच कहें या कानूनी जानकारी का अभाव। हमारे देश में ऐसे कई मामले हैं जहां महिलाएं आज भी चुपचाप इस अन्याय को सह रही हैं और इसके खिलाफ आवाज उठाने से डरती हैं।
तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसे मामलों पर लगाम लगाने के लिए क्या सिर्फ कानून का होना काफी है या फिर मानसिकता में बदलाव लाए जाने की भी जरूरत है। रेनू नेगी, सी मीडिया। वाकई महिलाएं बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं, लेकिन उतनी ही तेजी से उनके साथ जो अपराध है वो भी बढ़ रहा है और घरेलू हिंसा भी उसी में से एक है। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर भावना त्रिवेदी वाराणसी से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर भावना, स्वागत है आपका। पहला सवाल आपसे ये करना चाहती हूँ, क्या लगता है जिस तरीके से विकास होता चला जा रहा है, महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी भागीदारी दिखा रही हैं, आखिर क्यों वो घरेलू हिंसा के शिकार हो रही है? डॉक्टर भावना, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो सबसे पहला सवाल यही है कि क्या लग रहा है विकास की इस दौर में महिलाएं क्यों घरेलू हिंसा का शिकार हो रही हैं? तो एक ऐसा विषय जिस पर काफी बार बहस विवाद भी हो चुका है, चर्चा भी हो चुकी है, लेकिन अगर हम देखें तो ऐसे मामलों में कमी नहीं आती है। और अगर आपकी भी कोई राय है तो आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। अगर कोई घरेलू हिंसा का मामला आपके सामने भी आया है, आपने उसमें मदद की है अगर किसी महिला की, तो वो अनुभव भी इस कार्यक्रम के दौरान आप रख सकते हैं। नंबर है 012025111063 18001801801525। तो महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। कोशिश भी यही होती है महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए, योजनाएं शुरू की जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ता है। इस तरह के मामले भी सामने आते हैं। इसे विडंबना ही कहेंगे या फिर सोच बदलने की जरूरत है? क्या फैक्ट्स है? इस पर बात करने के लिए डॉक्टर भावना हमारे साथ हैं। डॉक्टर भावना, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो यही जानना चाहूंगी, अगर किसी भी क्षेत्र में हम देखें तो महिलाएं आगे हैं, लेकिन फिर भी घरेलू हिंसा का शिकार उन्हें क्यों होना पड़ता है? देखिए, भारत में जब हम स्त्री संबंधी मुद्दों पर चर्चा करते हैं, हेलो, जी, आपकी आवाज आ रही है, बात रखिए। भारत में जब हम स्त्री संबंधी मुद्दों पर चर्चा करते हैं तो जी आप बात रखिए, आपकी आवाज अब तक पहुंच रही है। हेलो भावना जी, आप बोल सकती हैं, आपकी आवाज आ रही है। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? जी। हेलो, कोई साउंड नहीं। तो चलिए डॉक्टर भावना से दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। कुछ टेक्निकल फेल्योर यहां पर आ रहा है। बहरहाल आपको बता दें, विषय हमारा आज ये है, आप भी अपनी राय रख सकते हैं कि आखिर क्यों एक महिला को घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ता है। उस घरेलू हिंसा के लिए आखिर कौन है जिम्मेदार? एक महिला जो दिन भर अपना घर, अपनी भूमिका और अपनी जिम्मेदारियों को निभाती है, क्यों उसे टारगेट किया जाता है? और घरेलू हिंसा का जो शिकार एक महिला को होना पड़ता है, इसके मामले भी सामने निकल कर आते हैं। लेकिन कई बार ये कहा जाता है कि जानकारी के अभाव में केस नहीं दर्ज कराया जाता है, किस तरह से कानूनी मदद लिया जाए, इस तरह की जो जानकारियां हैं उसका अभाव लोगों में आ जाता है। या कई बार सामाजिक, यूं कहें कि एक प्रतिष्ठा का भी एक महिला को चिंता होती है कि कहीं उसकी पारिवारिक प्रतिष्ठा पर कोई आंच ना आ जाए, और इसी दबाव में भी कई बार महिलाएं अपने खिलाफ हो रहे अत्याचार की आवाज नहीं उठा पाती हैं। कई इस तरह के केसेस भी देखने को मिले हैं। जो जानकारियां, खबरें आती हैं, कई बार ऐसा ही देखने को मिलता है कि एक महिला सिर्फ आवाज इसलिए नहीं उठाती, उसको लगता है कि कहीं उसके घर वालों का नाम ना खराब हो जाए, भले ही उसकी जिंदगी कितनी खराब क्यों ना होती रहे। लेकिन ऐसा क्यों नहीं उस सोच को बदला जाता है? वो दर्जा एक समाज में महिला को मिल पाता है जिसकी दरकार है। क्या सिर्फ बातें ही होती हैं एक महिलाओं के आगे बढ़ने की, उनको आगे बढ़ाने की? लेकिन हकीकत इससे अलग है। कानपुर से एक खास मेहमान हमारे साथ नीलम चतुर्वेदी हैं। नीलम जी, आपका क्या मानना है? महिलाएं जो इस वक्त आगे निकल चुकी हैं, अपने आप को साबित कर चुकी हैं, आधी आबादी की बहुत बड़ी एक भूमिका है, आखिर क्यों घरेलू हिंसा का शिकार हो रही हैं? देखिए, क्यों का सवाल तो बहुत महत्वपूर्ण है और वो सभी जानते हैं कि हमारे देश में एक लंबे समय से जो पितृसत्तात्मक सोच चली आई है, पुरुष प्रधान मानसिकता, वो
इतने लंबे समय से उसकी जड़ें इतनी ज्यादा गहरी हैं जी जी, कि जहां आदमी मालिक होता है और औरत दोयम होती है, सबऑर्डिनेट होती है। जी, बेटा कुल का दीपक होता है और बेटियां किसी तरह मन समझाने वाली बात होती है। लेकिन इस सोच को कैसे बदला जाए नीलम जी? क्या आखिर जिस तरह से यहाँ तो जी सीधी सीधी बात है कि घरेलू हिंसा, हमें याद है जब 95 में हम लोग 4th वर्ल्ड विमेन कॉन्फ्रेंस चाइना में बीजिंग में गए थे, तो यहां यही कहा गया था कि भाई सीडा के तहत यह जो है कि अधिनियम, इसको निकाल दिया जाए कि घर के अंदर महिलाओं के ऊपर हिंसा, क्योंकि घर अपनी तरह से संचालित किए जाने चाहिए। घर के अंदर जो हिंसा हो रही है उसको अपराध के रूप में ना लिया जाए जी। तो यह एक तरह से देखें तो घरेलू हिंसा को क्राइम मानने की जो बात है उसका समय अभी बहुत थोड़ा हुआ है जी, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा भी नहीं लगता हम लोगों ने ये जो घरेलू हिंसा जी जी से जी। संरक्षण एक्ट की बात जब हुई थी तो कितनी, आप सब जानते हैं कि जिस तरह का बिल रखा गया था वो तो बहुत खतरनाक था। उस पर जितनी मेहनत की गई और यह साबित करने के लिए बहुत मेहनत की गई कि भाई घर के अंदर चाहे वो यौनिक हिंसा हो, चाहे वो शारीरिक हिंसा हो और चाहे वो मानसिक हिंसा हो, यह सब हिंसा क्राइम का एक बहुत वृहत रूप है। बिल्कुल, हमारी और इसको डिफाइन भी किया गया है, घरेलू हिंसा को डिफाइन भी किया गया है। डॉक्टर भावना, आपसे एक सवाल ये करना चाहती हूँ मैं यहाँ पर कि एक बहुत महत्वपूर्ण ये हो जाता है जब एक महिला के साथ घरेलू हिंसा हो रही होती है कि वो उसको समझे और उसके खिलाफ आवाज उठाए। ऐसा नहीं लगता कि कई बार महिलाएं ये सोचकर रह जाती हैं कि अगर वो आवाज उठाएंगी तो उनके परिवार का नाम खराब होगा या फिर समाज में लोग उन पर क्या कहेंगे? क्या एक सामाजिक डर है इसकी वजह जिसके चलते लोग आवाज नहीं उठाती हैं महिलाएं? निश्चित तौर पर एक सामाजिक डर है और सामाजिक डर के साथ साथ एक झिझक भी है कि अगर मैंने अपने घर के अंदर की बात बाहर लेकर हम गए, हम किसी पुलिस में हमने रिपोर्ट किया, कहीं और हमने इस विवाद को घर के दरवाजे से बाहर रख दिया, तो निश्चित तौर पर उससे हमारा और हमारे परिवार का नाम खराब होगा। देखिए, मैं दो पंक्तियां यहाँ पर जरूर कहूंगी घरेलू हिंसा को इंगित करते हुए। दरिया की कसम, मौजों की कसम, मगरूर जमाना बदलेगा, तू बोलेगी मुंह खोलेगी तभी तो जमाना बदलेगा। बिल्कुल तो सही बात। एक वो बाहर आए, उनको ये कॉन्फिडेंस देना होगा, महिलाओं को भी एक ये इस तरह का एक आत्मविश्वास देना होगा और इस आत्मविश्वास के लिए कहीं ना कहीं जो परिवार में उनकी कमजोर स्थिति, एक माइंडसेट हमारा है, यानी कि अपनी शक्ति को समझने की जरूरत है, आवाज उठाने की बस जरूरत है और उसके बाद कहीं ना कहीं वो आवाज ही आपकी ताकत भी बनेगी। आपके पास आऊंगी दोबारा भावना जी, और एक दर्शक उस्मा है हमारे साथ, आप भी राय रखें कि कैसे रोका जाए घरेलू हिंसा को। हेलो जी, क्या कहना चाहते हैं आप? हेलो उस्मा, आप रख सकती हैं अपनी राय। हाँ, हम ये कहना चाहते हैं कि वो लोग हमें घर से बाहर निकाल दिया और हमें रखते नहीं है, हमारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं। हमें क्या करना चाहिए? मांग रखते हैं, कहते हैं गाड़ी लेके आओ, पैसा, मतलब मैं जी, यानी कि दहेज के लिए आपको प्रताड़ित किया जा रहा है कहीं ना कहीं। डॉक्टर भावना हमारे साथ है। डॉक्टर भावना, क्या करें ये इस स्थिति में? निश्चित तौर पर इनको अपनी समस्या को लेकर के रिपोर्ट करना चाहिए। मैंने यूपी में जैसे वाराणसी जैसे शहर में एक परिवार परामर्श केंद्र है जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने ही इसको स्थापित किया था। इसके हम लोग भी इसमें कई वर्षों तक हम लोगों ने भी इसमें काम किया है। तो इस तरह के विवाद, इस तरह की समस्याएं, किसी महिला को घर से बाहर निकाल दिया गया, बच्चों के साथ रात को 2 बजे वो सड़क पर आ गई, कई बार महिला सीधा सीधा पुलिस में नहीं जा पाती है, बहुत सारी अपनी झिझक के कारण। तो इस तरह के परिवार परामर्श केंद्र को मजबूत करने की, कुछ इस तरह के फैमिली काउंसलिंग सेंटर्स को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, जहां पर महिलाएं हो, जो सामाजिक क्षेत्र में महिला मुद्दों पर काम कर रही हो, एनजीओ से जुड़े हुए लोग हो, प्रशासन से जुड़े हुए लोग हो, पुलिस डिपार्टमेंट का जहां रिप्रेजेंटेशन हो, कि एक बातचीत, एक दबाव बना करके इस तरह की समस्याओं का समाधान कराया जा सके, बिना उस महिला को बहुत सारी मानसिक प्रताड़ना झेले उसे न्याय मिल सके। जी, उम्मीद है उस्मा आपको अपने जो सवाल है उसका जवाब मिल गया होगा। एक बात और भी,
यहाँ पर डॉक्टर भावना ये उठती है कि आखिर कहीं ना कहीं ये भी कई बार महिलाओं को नहीं समझ में आ पाता या वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाती हैं कि उनके साथ जो व्यवहार हो रहा है वो घरेलू हिंसा के शिकार के तहत वो शिकार हो रही हैं। कई बार इन बातों की जो एक तरह से जागरूकता है या समझ है वो बहुत देर के बाद आती है, एक लंबा वक्त बीत चुका होता है, उनकी जिंदगी पर उसका असर पड़ चुका है। इस पर भी बातचीत आपसे करूंगी, बनी रहिए हमारे साथ। बहरहाल यहाँ रुकेंगे, लेकिन दोनों खास मेहमान हमारे साथ हैं। आप भी अपनी राय, अगर आपकी भी ऐसी ही कोई कहानी है, वो इस कार्यक्रम के दौरान आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली गुट्टी 555। माँ आशीर्वाद देगी और पैरों पर चलना सिखाएगी, बहन साथ देगी और इज्जत से जीना सिखाएगी, बीवी हौसलों को परवाज देगी और ताकत बटोरना सिखाएगी, और बेटी तो घर की लक्ष्मी थी, है और रहेगी। और जब भी घर परिवार और समाज पर मुसीबत आएगी, बेटी ही बचाएगी, बेटी ही बचाएगी। विकास की पटरी पर बदलाव की रफ्तार, सपनों के शहर की क्या है जमीनी हकीकत। देखिए इलाके की तस्वीर सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 बजे सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। उत्तराखंड की हर खबर, देवभूमि के सभी रंग, अपना प्रदेश उत्तराखंड अब नए समय पर रोज सुबह 7:30 बजे और शाम 6 बजे सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अपना प्रदेश अपना देश। तो आधी आबादी में आज हम बात कर रहे हैं उस मुद्दे की जो कहीं ना कहीं आवाज ना उठाने के चलते या कानूनी तौर पर किस तरीके से सहारा लिया जाए, इन बातों की जानकारी ना होते हुए एक महिला घरेलू हिंसा के शिकार हो जाती है। लेकिन क्यों एक महिला अपने साथ घरेलू हिंसा को होने देती है? चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। डॉक्टर भावना है हमारे साथ वाराणसी से, कानपुर से नीलम चतुर्वेदी हमारे साथ हैं। डॉक्टर भावना, एक बात और, क्या लगता है एक महिला क्यों बर्दाश्त करती है? उसके ऊपर जो हो रहा होता है, एक अत्याचार हो रहा होता है, कई बार उसे सुनना भी पड़ता है, चाहे दहेज का मामला हो या फिर कोई भी जरूरत पूरा करने का मामला ही क्यों ना हो, क्यों एक महिला घरेलू हिंसा का शिकार खुद को होने देती है? देखिए, पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर जो है समाज का, इस स्ट्रक्चर ने इतनी गहराई तक महिलाओं की और पुरुषों की भी मानसिकता को प्रभावित किया है कि पुरुष को लगता है कि वो अपने प्रभुत्व का प्रदर्शन कहीं ना कहीं करता है, जब क्योंकि महिला जो घर में है आर्थिक रूप से अगर बहुत सशक्त नहीं है, तो सशक्त आर्थिक वो महिला नहीं है, और पुरुष क्योंकि आर्थिक रूप से स्वावलंबी है, सशक्त है, तो एक हमारे यहाँ एक इस तरह का पैट्रियार्की में सदियों से जो एक चलता चला आया ये सिस्टम है कि हमारे पास इकोनॉमिक डोमिनेंस है तो हम सोशल डोमिनेंस भी करेंगे। तो एक जो प्रभुत्व जमाने की जो कमजोर है उसको दबाने, लेकिन डॉक्टर भावना कई जगह तो ये भी देखने को मिलता है कि लड़की अच्छा खासा कमा रही है, खुद भी वर्किंग है, लेकिन उसके बाद भी घरेलू हिंसा का शिकार वो होती है। इस पर मैं एक कमेंट जानना चाहूंगी। नीलम चतुर्वेदी जी, आप क्या कहेंगी? एक वर्किंग वुमेन, जिस तरह से अभी डॉक्टर भावना कह रही थी कि कई बार इकोनॉमिकल वो अपने आप को साउंड नहीं समझती है, इसलिए घरेलू हिंसा का शिकार होती रहती है कि कहाँ कैसे आवाज उठाई जाए, कौन समझेगा कि किसके ऊपर वो अपनी जिम्मेदारी डाले। लेकिन सवाल तो यहाँ पर उन लोगों के लिए भी, उन महिलाओं के लिए भी है जो वर्किंग क्लास है, लेकिन फिर भी घरेलू हिंसा का शिकार होती है। देखिए, हिंदुस्तान के एक बड़े हिस्से में आज भी लड़कियों का कन्यादान किया जाता है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में साफ दिया है कि किसी इंसान का दान नहीं दिया जा सकता, और ये परंपरा है कि दान बगैर दक्षिणा के अधूरा होता है। तो इस तरह से दहेज की परंपरा ये चलती चली आ रही है, और दान जब हम किसी चीज को दे देते हैं तो उस दान की हुई वस्तु पे हमारा कोई अधिकार नहीं रह जाता है, और जिसको हम दान दे रहे हैं उसका अधिकार रहता है। जी, यह एक इतनी ऐसी मानसिकता का द्योतक है कि अगर वो महिला डॉक्टर भी है, वो महिला एडवोकेट भी है, वो कहीं प्रोफेसर, लेक्चरर, कुछ भी काम कर रही है,
तो भी उसके ससुराल वालों का, खास तौर पर उसके पति को ये हमेशा लगता है कि इस महिला पर और इसके द्वारा कमाए जाए हुए धन पे हमारा पूरा अधिकार है। इसलिए वो महिला अपनी मर्जी से अपने पैसों का भी खर्च नहीं कर सकती है। कहने के लिए उसके जेवर होते हैं, लेकिन वो जेवरों का इस्तेमाल नहीं कर सकती है अपनी मर्जी से। यहां तक कि वो बेटे को जन्म दे या बेटी को जन्म दे, उसके कोख पे भी तो उसका अधिकार नहीं होता है। तो यह जो एक पैट्रियार्कल वैल्यूज बेस्ड जो फैमिली चली आ रही है, इसमें एक तरह की सेंस ऑफ पावर है, यानी कि सत्ता की मिल्कियत, और सत्ता की मिल्कियत के अंदर एक्सप्लॉयटेशन की टेंडेंसी होती ही होती है। जी बिल्कुल, ये तो बात हमने की, आखिर वजह क्या होती है, लेकिन कैसे बदलाव होगा ये बहुत ज्यादा जरूरी है ये भी समझना। डॉक्टर भावना, क्या लगता है आपको, एक जो सोच है जिस पर परंपरा, मुझे लगता है कैसे इसको परंपरा का जो एक रूप दिया गया है इसको बदला जाए? देखिए, मुझे लगता है जागरूकता के साथ कहीं ना कहीं महिला को स्वावलंबी बनाने की जरूरत है, क्योंकि जब आप ये कहते हैं कि हम देश को सशक्त करेंगे तो देश की प्राथमिक इकाई है परिवार और परिवार की धुरी है महिला, तो महिला को सशक्त करना बहुत जरूरी है। और महिला को सशक्त करने के लिए वहाँ, क्योंकि हम सशक्तिकरण का ये नहीं कहते कि सब आर्थिक संदर्भ में ही वो सशक्त होगी, वो एक आर्थिक, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, हमारे मूल्यों में बदलाव के लिए जागरूकता की जो आवश्यकता है, और बहुत तरह से महिला को सशक्त करने के सुझाव दिए जा सकते हैं। और इसमें मुझे लगता है शिक्षा का और मीडिया का, इन दोनों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप देखिए, दहेज की समस्या, कन्या भ्रूण हत्या की समस्या, घरेलू हिंसा, क्या ये केवल अशिक्षित समाज की समस्या है, शिक्षित समाज की नहीं? तो ये कम से कम उस विसंगति की ओर तो इशारा कर रहे हैं ना कि शिक्षा से हमने इंजीनियर बनाए, डॉक्टर बनाए, टेक्नोक्रेट बनाए, ब्यूरोक्रेट बनाए, पॉलिटिशियन बनाए, लेकिन इंसान नहीं बनाया। तो जब आप इंसान, ह्यूमन वैल्यूज अगर फैमिली में हम लोग नहीं स्टैब्लिश कर पाते हैं, अभी 2 दिन पहले आप ही के चैनल पे मैं एक डिबेट देख रही थी आधी आबादी में, जहां आपने कहा कि एक घरेलू महिला है और एक कामकाजी महिला है जो नौकरी पेशा है। बिल्कुल। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या जो घरेलू महिला है वो कामकाजी नहीं है? तो यहीं से कहीं एक सोच में बदलाव की जरूरत है। बिल्कुल, वाकई हर एक चीज अगर हम देखें तो किसी मुद्दे पर आकर रुकती है, तो वो है सामाजिक सोच और सामाजिक ताना बाना, सामाजिक ढांचा। एक दर्शक इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुकी है। इस वक्त रामकली हमारे साथ है, आप अपनी राय रखिए। रामकली जी। रामकली जी नहीं जी, श्यामकली जी बोल रही हैं। श्यामकली जी, राय रखिए, आप क्या मानना है आपका, क्यों एक महिला घरेलू हिंसा का शिकार खुद को होने देती है? मेरा मानना ये है कि जितने भी महिलाओं के साथ ये घरेलू हिंसा होती है, एक तो महिलाओं के लिए पूरे दिल्ली में, मतलब पूरे जिले में अभी महिला परामर्श केंद्र की बात कर रही थी जी चतुर्वेदी जी, लेकिन वो इतना दूर होता है कि महिलाएं उस परामर्श केंद्र पे जा भी नहीं पाती हैं और उनके पास उसका कोई निदान भी नहीं होता है। दूसरी चीज है कि जो बेचारा गरीब आदमी है, जिसकी लड़की के साथ कोई भी हिंसा होती है, कोई भी दिक्कत होती है, तो वो समझ ही नहीं पाता कि वो जाए कहाँ। वो लीडरों के पास भागता है, वकीलों के पास भागता है, लेकिन अगर उसके पास पैसा होगा तो। बिल्कुल, आप ये बात, जो यही बात हम उठा रहे हैं, यही चीज हम यहाँ पर रखने की कोशिश कर रहे हैं। एक जानकारी, जागरूकता, इसका भी कई बार अभाव देखने को मिलता है, जिसकी वजह से या तो कहीं महिलाएं परामर्श केंद्र तक नहीं पहुंच पाती, या वो अपनी रिपोर्ट दर्ज नहीं करा पाती हैं, सामाजिक ताना बाना या यूं कहें कि सामाजिक सोच का शिकार होकर बस रह जाती हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान थी। डॉक्टर भावना, इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नीलम जी, आपका भी इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सवाल आज हमने यही उठाया है, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी, एक अहम जिम्मेदारी एक महिला की भी हो जाती है, अपने खिलाफ अन्याय की आवाज उठाने की। उसे ना सहते रहना भी एक कहीं ना कहीं आपको ही मजबूती देगा। आप सहिए मत, अपने साथ कोई अगर अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाइए। आधी आबादी में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। सल्तनत देखी, नवाब देखा, ताजमहल देखा, इतिहास देखा, सियासत देखी, सियासतदान देखा,
मुद्दे देखे, बदलता निजाम देखा, आस्था देखी, रिवाज देखा, तो हर अंदाज की हर खबर के लिए देखिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सबसे भरोसेमंद चैनल। मैं अपने बच्चों को देती हूँ 7 Seas ओरिजिनल कॉड लिवर ऑयल। इसी में है विटामिन A, D और DHA के गुण जो बच्चों को बनाए अंदर से स्ट्रॉन्ग। क्या आप हैं 7 Seas मॉम? आजकल के अनहेल्दी लाइफस्टाइल, खान-पान आदि के कारण लिवर की कमजोरी एक आम बात हो गई है। नतीजा गैस, खाना हजम ना होना और भूख ना लगना। पेश है हमदर्द जिगरीन, गुणकारी जड़ी बूटियों से भरपूर। जिगरीन एक कुदरती लिवर टॉनिक है। जिगरीन का नियमित सेवन आपको देता है हानिकारक केमिकल्स और विषैले पदार्थों से सुरक्षा, बेहतर पाचन शक्ति, जॉन्डिस जैसी जिगर की बीमारियों के उपचार में मदद। अपनाएं हमदर्द जिगरीन और अपने लिवर को बनाएं स्ट्रॉन्ग। अपने प्रदेश और उसके गौरव की बात हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। अपना प्रदेश, अपना देश। हर बड़ी खबर, खबर का असर, मुद्दे, मायने, मकसद, जज्बात की बात, आपकी आवाज। रोज शाम 7:30 बजे सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अपना प्रदेश, अपना देश। कश्मीर में सेना की तैनाती पर केजरीवाल ने प्रशांत भूषण के बयान से किनारा कर लिया। उन्होंने बयान को उनकी निजी राय बताया। केजरीवाल का कहना है पार्टी जनमत संग्रह के पक्ष में नहीं है। दिल्ली के मंत्री की कार का शीशा आखिर कैसे टूटा, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। एक बच्चे ने कहा गेंद लगने के बाद माफी मांगी थी, जबकि राखी बिरला का कहना है कि किसी ने माफी नहीं मांगी। कांग्रेस सांसद और उद्योगपति नवीन जिंदल की मुश्किलें बढ़ गई है। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य और सुरक्षा विभाग ने लगातार हो रहे हादसों पर जेएसपीएल समेत 4 कंपनियों को नोटिस जारी कर 4 दिन में जवाब मांगा है। औरैया और कानपुर देहात में टोल प्लाजा पर नेताओं की गुंडागर्दी के मामले में एसपी के 3 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने औरैया से कोमल सिंह, सोनू यादव को पकड़ा है। कानपुर देहात से सुरेश यादव को गिरफ्तार किया गया है। मुरादाबाद में इन दिनों आदमखोर तेंदुए से लोग दहशत में। एक पिता और बेटे पर तेंदुए ने हमला कर दिया, जिसमें बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पिता की हालत नाजुक है। एक हफ्ते में तेंदुए ने 3 लोगों की जान ले ली, जबकि कई लोग घायल हैं। अभी भी तेंदुआ पकड़ में नहीं आया है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। तो कश्मीर पर प्रशांत भूषण के बयान पर विवाद तेज हो गया है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रशांत भूषण के बयान से किनारा कर लिया है। उनका कहना है कि प्रशांत भूषण का बयान उनकी निजी राय है। आम आदमी पार्टी जनमत संग्रह के पक्ष में नहीं है। आपको बता दें कि प्रशांत भूषण ने कहा था कि कश्मीर में जनमत संग्रह होना चाहिए। साथ ही उन्होंने कश्मीर में सेना की तैनाती पर भी बयान दिया था। तो अब अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि प्रशांत भूषण के बयान से उन्होंने किनारा कर लिया है और ये भी कहा है तो अब इस पूरे मामले पर विवाद तेज होता चला जा रहा है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रशांत भूषण के बयान से किनारा कर लिया है। उनका कहना है कि प्रशांत भूषण का बयान उनकी निजी राय है। आम आदमी पार्टी जनमत संग्रह के पक्ष में नहीं है। जनमत संग्रह नहीं किया जाएगा।
आपको बता दें कि प्रशांत भूषण ने ये कहा था कि कश्मीर में जनमत संग्रह होना चाहिए, लेकिन अब ये बात कही जा रही है अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं कि ये जो बयान है ये उनका अपना बयान है, उन्होंने इस बयान से किनारा कर लिया है और जनमत संग्रह के पक्ष में वो नहीं है। तो प्रशांत भूषण के कश्मीर पर दिए विवादित बयान ने आम आदमी पार्टी में हलचल मचा दी है। तो अरविंद केजरीवाल ने प्रशांत के बयान से किनारा कर लिया है। प्रशांत भूषण ने कहा था कि कश्मीर के लोगों का